स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बीओपी क्राइसिस, जी हां, सही सुना आपने। क्या हम लोग बीओपी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या भारत में फिर से 1991 का क्रैश आने वाला है? क्या यह सिचुएशन है? इसका एक पार्ट हमने समझा था कल के वीडियो में और आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो आप हेडलाइन देख रहे हैं मेरे पीछे, यह हेडलाइन क्या कहती है? व्हाट डज इट स्टेट? कि भारत का बीओपी डेफिसिट यानी कि इंटरनेशनल एक्सचेंज आना या फॉरेन एक्सचेंज आना और फॉरेन एक्सचेंज पे करना, इसके बीच में जो डेफिसिट या लॉस है, जो भारत सरकार का लॉस है, वो 45 से 50 बिलियन डॉलर का है। और इसी के साथ साथ जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो 19 महीने में, 1.5 साल में सबसे कम अक्टूबर के महीने में रहे हैं। क्योंकि हम अभी नवंबर के महीने में हैं तो हमारे पास अक्टूबर तक का डेटा है। तो 1.5 साल में अक्टूबर के महीने में सबसे कम हमारा एक्सपोर्ट रहा है। एक्सपोर्ट हैज फॉलन टू इट्स लोएस्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो हेडलाइंस, इनका हमने एक 2 पार्ट सीरीज बनाया था, जिसका फर्स्ट पार्ट कल रात को आया था और सेकंड पार्ट ये है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो सवाल का जवाब जानेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू स्टडी IQ। स्टडी IQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, मेंटर, एजुकेटर, टीचर आयुष सांघी। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज यानी 30 नवंबर को स्टडी IQ के जो कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज एक एक्स्ट्रा स्पेशल डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो IAS एग्जाम एस्पिरेंट्स, आप सभी के लिए ये वन स्टॉप शॉप है जो कि अवेलेबल है। किस चीज में अवेलेबल है? स्टडी IQ की वेबसाइट पे और उसकी ऐप पे ये कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो जरूर सब्सक्राइब करें और इन सब चीजों को देखें जो कि आपको एक स्पेशल डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ये स्पेशल डिस्काउंट है वो सिर्फ आज के लिए है और ये आप देख सकते हैं, मेरा कोड यूज करके आपको मिलेगा। माई कोड इज सांघी लाइफ एंड द एक्स्ट्रा डिस्काउंट इज ऑन दिस अमाउंट। तो ये कोर्स 18,999 का था, लेकिन एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो सिर्फ आज के लिए है वो मेरा कोड यूज करके आपको प्राप्त होगा 17,499 पे। आई रिपीट, 17,499 पे। और सिर्फ इतने प्राइस पे आप लोगों को सारे टॉप एजुकेटर्स, जनरल स्टडीज का पूरा सिलेबस, प्रीलिम्स और मेंस का और CSAT का पूरा सिलेबस जो है कवर करवाएंगे। इसी के साथ साथ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीलिम्स क्वेश्चंस एनालिसिस, फुल लेंथ टेस्ट, ज्ञानवाणी सेशंस जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ होगा और 1-to-1 मेंटरशिप सेशन जो कि आपकी तैयारी और गाइडेंस प्रिपरेशन के साथ भी, प्रिपरेशन के बाद भी आप तक अवेलेबल करवाएंगे। ये सारी की सारी चीजें इतने अफोर्डेबल प्राइस पे आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो आप सब मेरे साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो मेरा कोड यूज करें, सांघी लाइव, और यही कोर्स पाएं 17,499 में। स्टूडेंट्स कहते हैं सर PDFs चाहिए, जो PDFs मैं यूज कर रहा हूं पढ़ाने के लिए। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि मेरी PDFs अवेलेबल हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पे। ये मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इस टेलीग्राम हैंडल पे PDFs अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रील्स के लिए और डेली MCQs के लिए जो हम लोग स्टोरीज में शेयर करते हैं। तो जरूर आप मुझे सर्च कर सकते हैं इन्हीं नामों से। आयुष सांघी का के नाम से इंस्टा हैंडल है और ट्विटर हैंडल है। आयुष सांघीज IAS अकेडमी के नाम से टेलीग्राम हैंडल है। तो जरूर सर्च करें और हमारे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप सभी जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेके क्या कहानी है। मैं आपको यह बता दूं कि इसका पार्ट 1 कल अपलोड हो चुका था, बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से, बीओपी क्राइसिस के नाम से, और पार्ट 2 जो है वो आप अभी देख रहे हैं। तो सवाल उठता है कि फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो होते क्या है? व्हाट आर फॉरेक्स रिजर्व्स? तो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स या FX, इसको किसी भी नाम से जाना जा सकता है। फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज या FX यानी फॉरेन एक्सचेंज। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? जितना एक कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज के रूप में करेंसी पड़ी होती है, प्लस और भी कई चीजें हैं, तमाम चीजें होती हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में डिनोमिनेटेड होती है। जैसे मेरे पास $10 के शेयर्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज में डिनोमिनेटेड है,
उसी तरीके से सरकार के पास अमेरिकन गवर्नमेंट के $1 बिलियन के बॉन्ड्स हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, वो भी फॉरेन एक्सचेंज में ही आएंगे। तो इसमें आता है कैश एंड अदर रिजर्व्स हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। हमारे केस में सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अदर मॉनेटरी अथॉरिटी या कोई भी और मॉनेटरी अथॉरिटी उसे होल्ड करती है। तो सेंट्रल बैंक हर देश में जनरली होता है, उसके पास जितनी चीजें करेंसी में और करेंसी के साथ साथ बाकी रिजर्व्स में अवेलेबल रहती हैं, उनको हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। वी कॉल इट फॉरेक्स रिजर्व। तो फॉरेक्स रिजर्व को किस तरीके से डिनोमिनेट किया जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स क्या क्या होते हैं, ये चीज जानिए इस स्लाइड में। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, आइए देखते हैं। जो पहला कंपोनेंट है फॉरेक्स रिजर्व का, उसको कहा जाता है फॉरेन करेंसी एसेट्स। आई रिपीट, उसे कहा जाता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, FCA, फॉरेन करेंसी एसेट्स, जिसमें आपके पास करेंसी आती है, मतलब डॉलर्स, पाउंड, दिनार, इसके रूप में करेंसी आती है। और फॉरेन करेंसी एसेट्स में जो चीजें, जो इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होते हैं, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। आरबीआई के पास किसी एक्सटर्नल कंट्री के कुछ बॉन्ड्स हुए, वो सारे के सारे बॉन्ड्स किस में आएंगे, फॉरेन करेंसी एसेट्स में। कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुए, ट्रेजरी बिल्स हुए, वो सब कहां आएंगे, फॉरेन करेंसी एसेट्स में आएंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट है FCA। दूसरा कंपोनेंट जो है वो है गोल्ड। गोल्ड को भी फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट किया जाता है, और गोल्ड को भी फॉरेक्स रिजर्व्स का पार्ट माना जाता है। कुछ हद तक गोल्ड को जो आरबीआई रखता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। तीसरा है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, SDR। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एक तरीके का यूनिट ऑफ अकाउंट है। एक आम भाषा में कहूं तो ये एक करेंसी है जो कि IMF सिर्फ और सिर्फ ग्रांट करता है। तो IMF जो है, अगर वो किसी को लोन दे तो वो SDR के रूप में देगा, यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के रूप में देगा, SDR के रूप में आता है। तो हमारे सेंट्रल बैंक के पास या गवर्नमेंट के पास यदि कुछ SDR है, तो वो भी हम फॉरेन करेंसी या फॉरेक्स रिजर्व्स में काउंट करेंगे। और उसके बाद आखिरी है रिजर्व ट्रांच पोजीशन, RTP, रिजर्व ट्रांच पोजीशन। ये है वो कोटा जो हमने पैसा कंट्रीब्यूट करा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि IMF में। तो जो पैसा हमने कंट्रीब्यूट करा है वो रिजर्व ट्रांच पोजीशन में आता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ RTP। ये छोटा अमाउंट होता है, लेकिन क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूटेड अमाउंट है जो कि हमारे नाम का है, हमारा कोटा है, तो इस वजह से उसे हम फॉरेक्स में इंक्लूड करते हैं। तो ये चार कंपोनेंट्स जो हैं ये फॉरेक्स रिजर्व्स के पार्ट है। तो पहला है फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड रिजर्व ट्रांच पोजीशन। ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है प्रीलिम्स का और बाकी कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स का, जहां पे आपको इकोनॉमी पढ़नी होती है। तो उसके लिए ये चीज एक पॉपुलर चीज है, इसको आप ध्यान रखें। तो हमने बात करी कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। तो जब हम फॉरेक्स मेंटेन करते हैं, कोई भी देश, कोई भी सेंट्रल बैंक फॉरेक्स मेंटेन करता है, उस फॉरेक्स को मेंटेन करने के पीछे क्या पर्पस रहता है? आपके सामने जो रीजंस लिस्टेड हैं, दोज रिजर्व्स आर अवेलेबल टू बैलेंस पेमेंट्स ऑफ द कंट्री। यदि हमें किसी चीज की पेमेंट करनी है, उसको बैलेंस करने के लिए ये रिजर्व्स काम आते हैं। और इन्फ्लुएंस द फॉरेक्स रेट ऑफ इट्स करेंसी। हमारी अपनी करेंसी को अगर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा हो, तो उस चीज से अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स काम आते हैं। और मेंटेन कॉन्फिडेंस इन फाइनेंशियल मार्केट्स, यानी कि स्टॉक मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, उसको फाइनेंशियल मार्केट्स में लाते हैं। उस चीज में कॉन्फिडेंस रखने के लिए ये रिजर्व्स काम आते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, एक एक चीज समझेंगे एग्जाम्पल्स द्वारा कि क्या है, क्या भला है। रिजर्व एसेट्स यानी कि फॉरेक्स रिजर्व्स कैन कंप्राइज, उसमें बैंक नोट्स, बैंक डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरे देशों के गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ऑफ द रिजर्व करेंसी सच एज बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स, ये सारी चीजें आती है रिजर्व एसेट्स में। तो ये फॉरेक्स रिजर्व्स में ये सब चीजें आती हैं। ध्यान रखें, क्योंकि ये फॉरेक्स है इसलिए ये फॉरेन एक्सचेंज में डिनोमिनेटेड है। ये भारत सरकार की अपनी सिक्योरिटीज नहीं है, ये दूसरे देश के सरकारों की सिक्योरिटीज है। सम कंट्रीज होल्ड अ पार्ट ऑफ द रिजर्व्स इन गोल्ड, जैसा मैंने आपको बताया, गोल्ड एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स।
तो जो चार कंपोनेंट्स बताए हैं उसे ध्यान रखिएगा। पहला है फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो ये सब है, बैंक नोट्स, बैंक डिपॉजिट्स। दूसरा है गोल्ड, तीसरा है एसडीआर और चौथा है आरटीपी। अब सवाल ये उठता है कि क्यों मेंटेन करें? वाई शुड वी मेंटेन फॉरेक्स रिजर्व? फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करने का फायदा क्या है? ये बहुत उम्दा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन क्यों करा जाए? तो जो आप सवाल देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में रुपए की वैल्यू डिटरमिन होती है फॉरेक्स रिजर्व से। आई रिपीट, हमारे देश में रुपए की वैल्यू डिटरमिन होती है फॉरेक्स रिजर्व से। कैसे होती है? सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझेंगे। डिमांड एंड सप्लाई। आप ये समझ लीजिए, इकोनॉमिक्स शुरू ही यहीं से होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई। तो हम बात करते हैं डिमांड सप्लाई की, कि हमने कुछ डिमांड करा, यानी कि अगर हम गुड्स डिमांड करते हैं, कुछ गुड्स डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर होते हैं जो कि भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं, और कुछ गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं। सम गुड्स आर इंपोर्टेड, कुछ गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। जो गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं, अगर हमारे इंपोर्ट्स को आप डिनोमिनेट करें तो वो फॉरेन करेंसी में होता है, क्योंकि हमें उन्हें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है। तो इनके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। वी नीड फॉरेक्स फॉर इंपोर्ट्स। आप सोच के देखिए, अगर हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते हैं, किसी भी रीजन की वजह से बढ़ते हैं, चाहे वो डिमांड ज्यादा हो, ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से ज्यादा डिमांड हो, या हमारे डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड चीजें ना हो इस वजह से ज्यादा डिमांड हो, या कॉस्ट, जैसे चाइनीज आइटम इंपोर्ट होता है, क्योंकि कॉस्ट हिंदुस्तान के गुड्स की ज्यादा है, चाइनीज आइटम्स की कम है, तो कॉस्ट की वजह से ज्यादा डिमांड हो, या कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हो, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गई जिसकी वजह से ऑयल का दाम जो है वो बढ़ गया, ऑयल प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड। तो क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, इस वजह से डिमांड ज्यादा है। तो इन सारे रीजंस की वजह से यदि हमारे देश में डिमांड ज्यादा है तो हमारे इंपोर्ट का बिल बढ़ जाता है, और अगर हमारे इंपोर्ट का बिल बढ़ जाता है तो हमारी डिमांड ऑफ फॉरेक्स ज्यादा हो जाती है, हमें ज्यादा डॉलर चाहिए, और अगर हमें ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं तो हम डॉलर की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, और अगर हम डॉलर की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा? डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। किसके कंपैरिजन में बढ़ेगी? रुपये के कंपैरिजन में बढ़ेगी, क्योंकि डॉलर की सप्लाई लिमिटेड है और हम उसकी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, और क्योंकि हम उसकी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो डॉलर की वैल्यू अगर अप्रिशिएट करेगी तो रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट करेगी, क्योंकि डॉलर ज्यादा डिमांड में है। इस कारण से, क्योंकि डॉलर्स इस वक्त ज्यादा डिमांड हो रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वजह से ऑयल का प्राइस ज्यादा है, क्योंकि बाहरी देश में इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो हमारे इंपोर्ट का बिल बढ़ गया। इंपोर्ट का बिल बढ़ गया तो मुझे डॉलर ज्यादा चाहिए, डॉलर ज्यादा चाहिए तो डॉलर अप्रिशिएट करेगा, रुपये डिप्रिशिएट करेगा। इस चीज को स्टैटिक रखने के लिए भारत सरकार जो है वो फॉरेक्स रिजर्व्स यूज करती है, ताकि हमें बाहर मार्केट से फॉरेक्स रिजर्व्स खरीद के ना पे कर, इंपोर्ट के लिए पे तो करना ही पड़ेगा। कहां से पे करोगे? या तो डॉलर्स डिमांड करके पे करो, या भारत सरकार के पास या सेंट्रल बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं उसमें से आप निकाल के पे करें। जो कि निर्मला ताई कहती है कि हम फॉरेक्स रिजर्व्स में से जो हमारे पास 531 बिलियन डॉलर का रिजर्व है, हम उसमें से पे कर रहे हैं, एंड इट इज अ वेरी हेल्दी रिजर्व। दिस इज अ प्राइमरी रीजन। तो यदि डॉलर्स की डिमांड बहुत हाई है तो आप डॉलर की डिमांड कहां से पूरे कर रहे हो? रिजर्व से पूरी कर रहे हो। तो रुपए जो है वो ज्यादा डिप्रिशिएट नहीं करेगा, रुपए जो है वो सेम रहेगा जैसा पहले था, क्योंकि हम डॉलर्स डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो तिजोरी में डॉलर्स रखे थे वो निकाल के हम दे रहे हैं। इस वजह से रुपये का जो डेप्रिसिएशन है वो अरेस्ट होता है। वो अरेस्ट कैसे हो रहा है? क्योंकि हम फॉरेक्स रिजर्व यूज कर रहे हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होंगी। आइए दिखाएं आपको। इफ देयर इज हाई डिमांड टू इंपोर्ट ऑयल, इट कैन लीड टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ रुपीज इन द फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि रुपए आप ज्यादा सप्लाई करोगे तभी डॉलर आएगा, एंड कॉज द रुपीज वैल्यू टू ड्रॉप। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड डॉलर की कम है, तो रुपये ड्रॉप हो जाएगा और डॉलर अप्रिशिएट हो जाएगा। डिमांड फॉर रुपये इन द फॉरेक्स मार्केट डिपेंड्स ऑन फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड द अदर डोमेस्टिक एसेट्स।
सो फॉर इंस्टेंस व्हेन देयर इज ग्रेट एंथुसियाज्म अमंग फॉरेन इन्वेस्टर्स, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स के अंदर बहुत एंथुसियाज्म है कि चलो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है, इतनी बड़ी मार्केट है, चलो एफडीआई इन्वेस्टमेंट, एफआई इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, कैपिटल मार्केट्स आते हैं, तो हमारे पास फॉरेक्स आता है। उस फॉरेक्स को रिजर्व में रखा जाता है और उसी फॉरेक्स से यूज करा जाता है इंपोर्ट बिल भरने के लिए। इन्वेस्ट इन इंडिया, इट कैन लीड टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ डॉलर्स इन फॉरेक्स मार्केट्स। हमारे मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा क्योंकि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, which in turn causes rupees value to rise against the dollar। रुपए की वैल्यू राइज करती है अगेंस्ट द डॉलर। तो डिमांड डॉलर की ज्यादा है ऐसी वजहों की वजह से जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तेल तो इंपोर्ट करना है, तो उस डिमांड की पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डॉलर्स अपने रिजर्व में से निकालते हैं। अब इन द फॉरेक्स मार्केट सप्लाई ऑफ रुपीज इज डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर इंपोर्ट्स एंड वेरियस फॉरेन एसेट्स। तो इस वजह से रुपए की जो वैल्यू है वो डिटरमिन करी जाती है। तो रिजर्व्स जो है वो क्या है, जो हमारे पास रिजर्व्स है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर अगर हमें शॉक करे, अगर हमें फोड़े, अगर हमें जो है इन डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे, उसको शॉक अब्सॉर्बर मानते हुए अगेंस्ट फैक्टर्स दैट कैन नेगेटिवली अफेक्ट अ करेंसीज एक्सचेंज रेट। So a nation's central bank uses its currency reserves to help maintain a steady rate buying or selling। तो जो रिजर्व्स है वो यूज कर रहे हो तो क्या मेंटेन हो रहा है, ऑन विच डायरेक्शन दे वांट एक्सचेंज प्राइसेस टू गो। यस, सो इट इज आल्सो अ प्रोजेक्ट एंड एयर कॉन्फिडेंस एंड काम इन्वेस्टर्स फेयर्स। अगर मेरा जो है एक्सचेंज रेट स्टेबल है तो इन्वेस्टर्स जो है वो बिल्कुल आराम से काम करेंगे, भारत को भी बहुत ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा, जो इंपोर्ट्स है उसका बिल बहुत ज्यादा नहीं होगा और एक्सपोर्टर्स भी खुश रहेंगे। ये सब कुछ कैसे होता है, ये सब कुछ होता है फॉरेक्स रिजर्व से। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन थ्रू फॉरेक्स रिजर्व्स। तो भारत की स्थिति क्या है, आर फॉरेक्स रिजर्व्स डिक्लाइनिंग और इंक्रीजिंग? सवाल ये उठता है क्योंकि हमारी हेडलाइन क्या थी, 19 महीने में सबसे कम एक्सपोर्ट्स अक्टूबर के महीने में हुए हैं और बीओपी का डेफिसिट जो है वो 45 से 50 बिलियन डॉलर जा सकता है। आपको ऑथेंटिक फिगर्स जो है वो दिखाते हैं, इस हेडलाइन को देखें। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स राइज फॉर अ सेकंड स्ट्रेट वीक। ये 25 नवंबर यानी कि 4 दिन पहले की न्यूज है कि दूसरे हफ्ते तक ये राइज करे हैं, सेकंड स्ट्रेट वीक में ये राइज करे हैं। तो देखें, आरबीआई जो फॉरेक्स का कस्टोडियन है एडेड 2.5 बिलियन डॉलर्स इन द वीक एंडिंग November 18 एंड द रिजर्व्स स्टूड एट 547 बिलियन डॉलर्स एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, up nearly 23 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम 21st of October, जो दिवाली वाला वीक था, तब से लेके अभी तक महीने भर के अंदर 3 हफ्ते में 23 बिलियन डॉलर जो है वो ऐड हुआ है। Besides the dollar buying the central bank, dollar buying by the central bank, a part of the rise can also be attributed to the revaluation of reserves held in the other major global currencies as a result of the dollar's fall from its highs। तो डॉलर बाइंग जो है सेंट्रल बैंक का, अगर सेंट्रल बैंक डॉलर खरीद रही है तो सेंट्रल बैंक जो है डॉलर को यूज भी कर रही है फॉरेक्स रिजर्व्स के। सेंट्रल बैंक जो है वो डॉलर को रिजर्व को यूज कर रही है जो है डॉलर की डिमांड की पूर्ति करने के लिए। उस वजह से हमारा एक्सचेंज रेट थोड़ा बहुत स्टेबल है, इट इज स्टेबल। सो हैव अ लुक एट दिस डेटा। इस डेटा को देखें कि नवंबर 18 2022 को देखिए ये फॉरेक्स रिजर्व है, ये चारों चीजें जो मैंने आपको बताई थी। फॉरेन करेंसी एसेट्स कितने का था, 484 मिलियन डॉलर्स, इट इज 4,84,288, इतना मिलियन डॉलर्स है, 48 मिलियन डॉलर्स हुआ। उसके बाद गोल्ड आप देख सकते हैं 40,000 मिलियन डॉलर्स का है। उसके बाद एसडीआर जो है 17,900 मिलियन डॉलर का है और आरटीपी रिजर्व ट्रांसपोजिशन 5,000 मिलियन डॉलर की है। ये नवंबर 18 को थी। ये जो है 25 मार्च 2022 की फिगर्स से जो है वो थोड़ा सा अफेक्टेड है, थोड़ा सा कम है। टोटल रिजर्व्स जो है आप देख सकते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स 25 मार्च को 6,17,648 जो टोटल रिजर्व्स थे और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 6,17,000 से हम किस पे आ गए, 5,47,000 पे आ गए हैं। वी हैव रिड्यूस्ड टू 5,47,000। तो 60,000 मिलियन डॉलर से रिजर्व्स जो हैं वो कम हुए हैं, दे हैव रिड्यूस्ड इन द वीक एंडिंग November 18। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो वेरिएशन हुआ है तब से लेके अभी तक। वेरिएशन क्यों हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने पुल आउट करा है। इन्वेस्टर्स हैव पुल्ड आउट सिंस इंडिया, सो एंड इंपोर्ट्स आर गेटिंग कॉस्टलियर, इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं तो हमें फॉरेक्स यूज करना पड़ रहा है इंपोर्ट देने के लिए, तो फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा। ग्लोबल स्लो डाउन है, एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया आर अफेक्टेड, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व कहां से आएगा? मतलब ये जो है आपका ये आइटम ये कैसे बढ़ेगा, हाउ विल इट इंक्रीज? ये तब बढ़ेगा जब मैं कुछ कमाऊंगा।
ये तब बढ़ेगा जब मैं इंपोर्ट कम करूंगा। इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो पेमेंट ज्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो कमाई कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है रिजर्व्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, रिजर्व्स वुड रिड्यूस। तो अब इन सारी चीजों को देखते हुए इंडिया हैज हेल्दी रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स, इट विल हेल्प आउट टू बैलेंस द ट्रेड, ऐसा एक ऑफिशियल का कहना है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, जो कि और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी काम करने वाले लोगों का यही कहना है। तो सरकार जो है उसके हिसाब से क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब जो है क्योंकि रिजर्व्स इतने कम हो रहे हैं, सो व्हाट इफ सीएडी कीप्स इंक्रीजिंग, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हमने देखा इसी तरीके से इंक्रीज करता रहा, कल के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, पार्ट 1 देखिएगा, एंड वी फॉल शॉर्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स, यदि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स कम पड़ जाते हैं और ये इंक्रीज करता रहता है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या हम लोग 1991 का बीओपी क्राइसिस दोबारा देख रहे हैं? आर वी सीइंग द बीओपी क्राइसिस ऑफ 1991 अगेन? इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बीओपी क्राइसिस 1991 में कैसे हुआ था, आपको थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, आप समझ जाएंगे कि क्या चीज हम देख रहे हैं। आर वी लुकिंग एट द सेम क्राइसिस एज वाज इन 1991? ये देखें क्या हुआ था 1991 में, क्यों हमारे रिजर्व्स जो हैं वो इतने कम हो गए, क्यों हमारे इंपोर्ट्स बढ़े। कंट्रीज विद करंट अकाउंट डेफिसिट्स कैन रन इनटू डिफिकल्टीज, इसमें तो भारत ही रह चुका है, तो हमारे लिए हमें और ग्लोबल एग्जांपल्स की जरूरत देखने की नहीं है। अगर डेफिसिट बहुत बड़ा है, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा है, एंड द इकोनॉमी इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट इनफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा नहीं आ रहा है, द कंट्रीज करेंसी रिजर्व्स ड्विंडल, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के रूप में पैसा आ नहीं रहा, इंपोर्ट बिल उतना ही है, एक्सपोर्ट्स कम हो गए या इंपोर्ट बिल और बढ़ गया, उसकी पेमेंट करने के लिए आप कहां से दोगे, रिजर्व से दोगे, तो रिजर्व्स आपके कम होते चले जाएंगे, दे वुड कीप ऑन रिड्यूसिंग। जब रिजर्व्स कम होते चले जाएंगे क्योंकि डेफिसिट ज्यादा है, तो आप जो है आपकी करेंसी में पैसा फॉरेक्स खत्म होने लग जाएगा। In 91, India found itself its worst BOP crisis ever. क्यों? The inflow of foreign borrowing had increased at a rapid rate during late 80s. Foreign borrowing, foreign investment नहीं, investment आदमी अपने आप करता है, borrowing सरकार को मांग के लेना पड़ता है कि हमें पैसे दो। Coupled with this high oil prices बढ़ गए, वो भी हमें फॉरेक्स में पेमेंट करनी है क्योंकि ऑयल बाहर से इंपोर्ट होता है, एंड एक्सेसिव डोमेस्टिक स्पेंडिंग ballooned into a crisis. पैसा हिंदुस्तान में ज्यादा खर्च हो रहा है, बाहर से हम जो है वो बोरो कर रहे हैं, उसकी वजह से भारत सरकार के ऊपर बर्डन बहुत पड़ रहा है, फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर बर्डन बहुत पड़ेगा। भाई लोन लोगे तो रीपे करना पड़ेगा ना, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि तेल महंगा हो गया है, तो इंपोर्ट्स के लिए मुझे फॉरेक्स देना है, जो मैं लोन ले रहा हूं उससे मैं फॉरेक्स की पेमेंट कर रहा हूं, लोन की पेमेंट कर रहा हूं, प्लस यहां पे खर्चा इतना हो रहा है, भारत सरकार का खर्चा ज्यादा है। आप समझ रहे हो दोनों चीजें, करंट अकाउंट डेफिसिट इज हाई एंड बिकॉज ऑफ दैट फिस्कल डेफिसिट इज आल्सो वेरी हाई। यदि हम लोन लेते हैं, इफ वी बोरो मनी, अगर मैं पैसा बोरो करता हूं और वो पैसा यहां पे इकोनॉमी में खर्च कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग डिमांड, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा, तो भारत सरकार का खर्चा बढ़ता है जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। अब क्योंकि मेरा इंपोर्ट बढ़ रहा है तो उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। अब इन्वेस्टमेंट्स मेरी कंट्री में कम आ रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो रिजर्व्स का पैसा है और फॉरेन कंट्री से लोन का लिया हुआ पैसा है, उससे मैं इंपोर्ट का बिल भर रहा हूं। तो भैया ये तो कॉकटेल ऑफ डिजास्टर है, दिस इज अ कॉकटेल ऑफ डिजास्टर। एक चीज सही नहीं जा रही है, फिगर्स देखिए यू विल बी शॉक्ड। देखिए फिगर्स क्या है, 9% ऑफ जीडीपी इन 1980-81, ये हमारा फिस्कल डेफिसिट था, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं, फिस्कल डेफिसिट जो कंट्री का होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे, ये बढ़ के 10.4% हो गया 5 साल में, वो और बढ़ के 12.7% हो गया 1990-91 में। 10 साल के अंदर इट इंक्रीज्ड बाय 3.7%। आज की डेट में हम फिस्कल डेफिसिट टारगेट कर रहे हैं 3.5%। हम 4.5-5-6% पे जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, और आप सोच के देखिए तब हम 12.5 पे थे। एंड फॉर द सेंटर अलोन ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट रोज फ्रॉम 6.1% टू 8.3% एंड टू 8.4%। 8.4 सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स। Since these deficits had to be met by borrowings, पैसा लेना पड़ेगा सरकार को खर्च करने के लिए, the internal debt of the government accumulated, वो भी accumulate हो रहा है। उसके बाद rising from 35% of GDP to 53% of GDP। आप देख रहे हो एक क्राइसिस दूसरे से जुड़ी, दूसरी तीसरे चौथे से। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट्स कम हुए, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, उसकी वजह से बोरोइंग्स बढ़ गई, एवरीथिंग इज इंपैक्टेड। तभी इकोनॉमी इज अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड एज अ डिस्मल साइंस। डिस्मल साइंस का मतलब है डिजास्टर, डर्टी साइंस, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आपके हाथ में सब कुछ है, 6 महीने में सब आपके हाथ से निकल सकता है।
कंट्री के लेवल पे बात कर रहा हूं। द फॉरेक्स रिजर्व्स हैड ड्राइड अप टू द पॉइंट दैट इंडिया कुड बेयरली मैनेज इंपोर्ट्स ऑफ 3 वीक्स, दैट इज इट। तो ये जो चीजें हैं ये आई, तो भारत जो है वो डिफॉल्ट करने वाला था, इस वजह से भारत गया आईएमएफ के पास, अपने गोल्ड रिजर्व्स को गिरवी रखा और पैसा बोरो करा। द क्राइसिस पेड वे फॉर द मच नीडेड लॉन्ग ओवरड्यू रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्री एंड ट्रेड पॉलिसी, जिसको हम आज की डेट में एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। तब भारत के हालात इतने खराब थे, फिस्कल डेफिसिट हाई था, बोरोइंग हाई थी, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट हाई था, सब कुछ हाई था। तो हमने क्या करा? हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स करे, अपने आप को क्राइसिस से बाहर निकाला। अब अगर 2022 में भी ऐसी क्राइसिस हो गई तो अब कौन से रिफॉर्म्स करोगे? रिफॉर्म्स हो गए, इकोनॉमी तो वैसी खुली हुई है, तब इकोनॉमी नहीं खुली थी तो वो खोल दी। अब 30 साल बाद क्या खोलोगे? क्या बचा है रिफॉर्म करने के लिए? कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन मार्क कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए क्या करना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं प्रीलिम्स का, देखिए, विद रेफरेंस टू बीओपी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इनमें से क्या है? तो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स बताने हैं, एग्जाम क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है विजिबल्स, इनविजिबल्स, गुड्स एंड सर्विसेज। फॉरेन एसेट्स, अभी बताया था फॉरेन एसेट्स। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स मतलब सर्विसेज, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये फॉरेक्स रिजर्व्स होता है, दीज आर फॉरेक्स रिजर्व्स। सो करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? विजिबल आइटम्स गुड्स, इनविजिबल आइटम्स सर्विसेज। तो ट्रेडिंग इन गुड्स एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये करंट अकाउंट का पार्ट है। सो visible and invisible is correct. तो that is something that gives the right answer C, 1 and 3. तो 1 and 3 जो है हमारा सही आंसर है, बाकी दोनों जो है वो फॉरेक्स रिजर्व्स का पार्ट है। मेंस का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंडियाज बीओपी इज लाइकली टू स्लिप इनटू अ डेफिसिट इन द करंट फिस्कल ईयर। हमारा बीओपी डेफिसिट में जाने वाला है इस साल। हाउ फॉरेक्स रिजर्व्स हेल्प्स मेंटेनिंग द बीओपी, डिस्कस इन डिटेल। इस सवाल का जवाब लिखकर आप हमें ईमेल कर सकते हैं स्टडी आईक्यू की ऑफिशियल ईमेल आईडी पे। मेंस ओरिएंटेड सवाल है, ये आपकी प्रिपरेशन के लेवल को एनहांस करेगा, क्योंकि हम आपको इवैल्यूएट करके आंसर्स वापस भेजेंगे। सो गाइस, डू सब्सक्राइब टू द कोर्सेज ऑफ स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के कोर्सेज जो है लाइव है। इस वक्त एक सुपर लर्निंग डे सेल चल रही है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सुपर लर्निंग डे सेल, और उसमें आपको ये सारे आईएएस के कोर्सेज ये मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 17,499 रुपए के डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। तो मेरा कोड है सांघी लाइव, इसे जरूर यूज करें और ये कोर्स पाएं 17,500 का, जिसका प्राइस वैसे भी डिस्काउंटेड था 19,000 पे, ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट है क्योंकि सुपर लर्निंग डेज चल रहे हैं। अपना मोमेंटम और मोटिवेशन दोनों चीजें बना के रखें, और इसी के साथ साथ मुझसे मेरे टेलीग्राम हैंडल पे जुड़े, जिसका नाम है आयुष सांघीज आईएएस अकेडमी। ये सारी पीडीएफ हम वहां पे उपलब्ध कराते हैं। इस वीडियो को कल वाले वीडियो से भी सपोर्ट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं एक नई इशू के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।